9:13 के ऊपर में मुझे एक फ़ोन आता है, पहला फ़ोन। उसके बाद में फिर एक 9:13 में फ़ोन आने के बाद 9:14 पे मेरे को मैसेज आता है, रेहान फ़ोन उठा और रुखसाना के मैटर में बात करनी है। फिर मुझे फ़ोन, मैं मीटिंग में था तो मैंने मैसेज को देखा नहीं। जब मैं देखा 2-3 फ़ोन इस तरीके से बात है, मैं ऑफिस पे आने के बाद में जब मैं मोबाइल चेक करता हूँ तो इस तरीके से मैसेज है ना, इस तरीके से बदतमीज़ी में से कौन बात कर रहा है। जब मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ तो मेरे को बोलता, हेलो रेहान बोल रहा है। मैं मैं बोल रहा हूँ। बोलता मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, छोटा शकील का आदमी बोल रहा हूँ। बोला बोलो। बोला तेरे बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है क्या, तू बहुत ज़्यादा कर रहा है वहाँ पर। तो बोला कहाँ पर। तो बोलता तेरे को घोड़ा रख के उठा के लेकर जाऊँगा। तो बोला अच्छा अच्छा 1 मिनट बोल के मैंने फ़ोन कट किया कि व्हाट्सअप कॉलिंग था। व्हाट्सअप कॉलिंग के ऊपर में रिकॉर्डिंग होती नहीं है। तो दोबारा मैंने उसको फ़ोन लगाया, मेरा दूसरा मोबाइल मैंने रिकॉर्डिंग भी लगाया। तो उसमें बोलता है कि तू रिकॉर्डिंग का चक्कर मत पार, तेरा बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो मैं उसके बाद भड़क उठा कि मैं, तू छोटा शकील का नाम लेता है, ये छोटा शकील है कौन। दुबई से बोल रहा हूँ, ये छोटा शकील है कौन, तू डी कंपनी का नाम ले रहा है। छोटा शकील है कौन है, मैं नहीं पहचानता उसको। और मैं तो रुखसाना का मैटर बोलते कौन है रुखसाना, और ये छोटा शकील कौन है। मैंने कहा मेरे भारत सरकार का क्या मंत्री है जो मैं उसको पहचानूंगा, वो छोटा शकील है कौन। तो वो इस तरीके से बातें करता है कि तू रुक, तेरे को मैं 1 घंटे में मिलता हूँ, तेरे को 1 घंटे में मैं बताता हूँ, तेरा मैं लोकेशन बता तेरा कहाँ है। मैं बोला अगर तू इतना ही बड़ा कलाकार है, जब तू मेरा नंबर निकाल सकता है और तू मेरे को कांटेक्ट कर रहा है, तेरे को हर एक पल की खबर है, तो तू मेरा वो लोग इतना बड़ा कलाकार है तो मेरा लोकेशन पता कर कि मैं कहाँ बैठा हूँ कहाँ नहीं बैठा हूँ, फिर उठाने के बाद बात में कर रहा। तो इतना फ़ोन निकाल ने फ़ोन कट कर दिया। फिर फ़ोन कट करने के बाद में फिर मुझे हमारे खासदार का साहब का नंबर भेजता है, फिर मेरे को मैसेज भेजता है। मैं जब पुलिस स्टेशन जब पहुंचा शिवाजी नगर, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में मुझे मैसेज करता है, वेट एज सून एज पॉसिबल, आई विल बी देयर, यू शुड नॉट बी हरी, आई विल कम टू यू। मतलब तू मेरे को डरो भी मत बोलता है, तो मेरे को रुकने को भी बोलता है, मैं तेरे पास में आता तो भी बोलता है। तो ये जो घटना हुई कल तकरीबन सब 9 और 10:30 के बीच की बातें हैं। मैं वहाँ पर जाके हमारे शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पे रजाने साहब से मिला। उन्हें तुरंत एक पीआई साहब को बुलाकर एक मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश, स्टेटमेंट किया और एनसीआर उन्होंने लिया इस बारे में। अब वो आगे का जो प्रोसेस है, ये सीडीआर वगैरह रिपोर्ट निकालना, एंटी एक्सटॉर्शन सेल्स के अंदर में जाकर जिस तरीके से भी मदद होगी, जो कानूनी कार्रवाई होगी, मुंबई पुलिस उसके लिए मेरी मदद करेगा। ये मुझे आज इनके ऊपर में यकीन है और पूरा यकीन है कि वो लोग इस मैटर के अंदर में मेरी पूरी मदद करेंगे। आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों, किन कारणों के तहत आपको इस तरह से दुबई से कॉल आया, और ये जो रुखसाना करके है अगर आपने कहा, तो क्या आपको लगता है? देखिए रुखसाना जो है ये अमरावती ज़िले के अंदर में मेरे संगठना है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बोल के, जिसका मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ, और वो उसके लिए वहाँ काम करती है। और उसका एक विषय अलग था कि वो किसी के स्कूल के बारे में आरटीआई उसने डाला है। आरटीआई डालने के बाद में जो कुछ भी उनका स्कूल का उनका जो मैटर था वो फिनिश हो गया मामला। बात ये है कि दुबई से फ़ोन आ रहा है और ये नंबर भी दुबई का है और छोटा शकील के यहाँ से फ़ोन करता हूँ, तो ये बात मुझे को ठीक नहीं लग रही है। कि मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा कोई मेरे पे ट्रैप है या कुछ है, पर दुबई से फ़ोन तो आया है। और दुबई से अगर देखिए ये उसका नंबर है, इस तरीके से उसने नंबर वगैरह, उसके ये जो नंबर्स है ये दुबई का उसका नंबर है, और ये उसका डीपी भी देखो दिख रहा है, अब दुबई करके लिखा हुआ है, इसका नंबर है +974। इस तरीके से ये चैटिंग्स है। और इतना करने के बाद में वो मेरे पार्टी के खासदार का नंबर मुझे भेजता है और बाद में रुकाने के लिए घबराओ मत बोलता है। ये एनसीआर रिपोर्ट भी कल पुलिस स्टेशन के अंदर में ये दर्ज कराई गई है। तो रेहान जी, आपको क्या लग रहा है कि आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो पार्टी के लिए, आपको वो भी कुछ एंगल लग रहा है कि आपको पार्टी से जुड़े रहने पे भी ऐसी धमकी आ रही है? देखो हो सकता है कि मैं आज भाजपा के लिए, मैं महाराष्ट्र के लिए, मैं महाराष्ट्र का मैं पदाधिकारी हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा का मैं प्रदेश सचिव हूँ महाराष्ट्र भर के अंदर में। महाराष्ट्र भर के अंदर में लोग मुझे जानते हैं, मैं काम कर रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों से गवंडी के अंदर में कब्रिस्तान का विषय आया था,
जो 3 कब्रिस्तान मेरे यहाँ पर है, एक रफ़ीक नगर कब्रिस्तान, एक देवनार कब्रिस्तान और एक चीता के मीना कब्रिस्तान है। ये तीनों चारों ये जो 3 कब्रिस्तान जो है तीनों कब्रिस्तान एमिस वार्ड में आता है। तो जब कब्रिस्तान के अंदर मट्टी की कमी थी, जो कच्ची बॉडियाँ निकल रही थी, उस ताल्लुक से लेकर जब मैं यहाँ आया तो मैं सोचा चला मैं जहाँ पर मैं पैदा हुआ और मैं यहाँ से निकल गया, मैं पूना गया। आज पार्टी के लिए, आज मैं पार्टी ने मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दी, महाराज भर के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं मेरे गवंडी के लिए क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद से कब्रिस्तान के विषय में जब मैं यहाँ से एंट्री करना शुरू किया, तब से कहीं ना कहीं लोगों के मैसेज भी भरपूर मुझे आने लगे कि मैं इनको खटक रहा हूँ, कि मैं एक बाहर से आकर मेरे भाजपा के नाम के ऊपर मैं मेरे भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ, और एक कब्रिस्तान के मुद्दे पर मैं बीच में आया। उसका पूरा बीएमसी के पीछे लगकर फॉलोअप करके पूरा स्टेटमेंट में निकाला। स्टेटमेंट आने के बाद पूरा उन्होंने बजट बनाया कि उनको कितना पैसा चाहिए कब्रिस्तान बनाने के लिए। इस विषय को लेकर मैं मेरे फडणवीस साहब के पास गया, मेरे मुख्यमंत्री के पास गया, मेरे फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार उनके पास जाकर, फिर मैं इन लोगों के पास जाने के बाद में मेरे को सीएम साहब ने कमिश्नर इकबाल चहल साहब के साथ में इस बारे में चर्चा करने का मौका दिया। फिर यहाँ से पूरा रिपोर्ट बनाकर मैंने उनको दिया, फिर उन्होंने इकबाल चहल साहब को कहा, फिर वो आकर बीएम के पास पेन से करके बीएम साहब भी उनको पूरा बजट आया। उन्होंने उनको बोला कि ठीक है काम करो, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम कब्रिस्तान का काम शुरू करेंगे। ये एक मुद्दा हो गया काम करने का रिजल्ट। जो स्थानिक लोगों ने, जो यहाँ पे मेरे कौम के ठेकेदार बनते, जो काम उनको करना चाहिए था वो काम मैंने किया। फिर 2 दिन का मैंने एक यहाँ पर कैंप लिया, 2 दिन का मैं यहाँ कैंप लेता हूँ। दोनों दिन के अंदर तकरीबन मैंने आधार कार्ड, राशन कार्ड पे यहाँ पर दलाल लोग 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये लेते हैं। मेरे पक्ष के पत्र के ऊपर में वो राशन कार्ड लोगों का 20 रुपये में बन रहा है। तो हो सकता है वो लोग खटक रहा होगा। आधार कार्ड बनाना, अपडेट करना, उसके वास्ते 800 से लेकर 1200-1500 रुपये लेते, वो काम सरकारी फीस 100 रुपये में हो रहा है। हो सकता है वो खटक रहा हो। तो ऐसे कई ऐसे योजनाएं जो लोगों को मैं यहाँ पर उसका लाभ दे रहा हूँ। मेरे सरकार के अंदर जो चीज़ स्कीम जो अवेलेबल है, जो मेरे सरकार ने जो मेरे अल्पसंख्यक लोगों के वास्ते जो चीज़ें बनाई हुई है, उसका लाभ ले। वो काम नहीं हो पा रहा था, शायद वो हो रहा है, तो हो सकता है वो कारण कुछ ना कुछ होगा। पर मुझे आज तक किसी ने इनडायरेक्टली आकर या डायरेक्टली मुझे किसी ने इस चर्चे के ऊपर किसी ने कुछ कहा नहीं। और थोड़ा दिन पहला, एक 10 दिन महीना भर पहला कोई मेरी खिड़की के ऊपर आकर कोई ऐसा बाम्बू या ऐसा कोई फटका मारने की कोशिश किया था। फिर 15 दिन बाद मेरे दरवाजे को कोई जोर से ठोक रहा था सुबह 5:15 बजे। तो मुझे लगा हो सकता है कि भाई कोई भी किया होगा, और मैंने इसको सीरियस नहीं लिया। पर ये जब मुद्दा होने के बाद में मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ, तो पिछले 1 महीने में ये जो घटना घड़ी थी, वो चीज़ को मैंने देखकर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो ये सब चीज़ करने वाला कोई एक होगा, या उनकी साजिश होगी, या उनकी टीम होगी। अब आप सरकार से क्या मांग कर रहे हो और आप आगे किस तरह से? मैं इस जो मेरे साथ में ये हुआ है, मैं यही चाहता हूँ कि इस बारे में अंदर पुलिस प्रशासन मेरा पूरा साथ देगी, मुझे उम्मीद है। और इसको मैं आखिर तक लेकर जाऊँगा, जब तक इस बंदे का, ये बंदा है, ये दुबई का नंबर है, ये कौन है, ये कौन छोटा शकील है, वो मालूम जब तक नहीं पड़ता है, जब तक का मैं इसके पीछे रहूँगा। और कहीं ना कहीं सरकार से मेरी जो पूरी उम्मीद है कि सरकार मेरे इस वक्त साथ देगी, मेरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरा साथ देगा। बस मुझे उस चीज़ का कोई चिंता नहीं है कि क्या मेरे साथ कोई देगा ही नहीं देगा। मेरा पार्टी है, मेरा प्रशासन मेरे साथ है, वो मेरा साथ दे। बस मुझे इतना ही चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए कि इस तरीके से बदमाशी किसने किया है, बस मुझे जानना है।